पीछे उन्होंने डाल दिया, उधर चले जाइए, एक कॉर्नर में चले जाते हैं। उसके बाद में जो हमारी सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो भी पिछले 55 साल से बंद है, उनका काम है सायरन बजाना। जब वो सायरन बजाएंगे, इसका मतलब है ये दो तरह के सायरन होते हैं। एक तो हमारा जब हमारे बंदे अटैक के लिए जा रहे हैं, दूसरा सायरन जब वहां से कोई हवाई जहाज गलती से निकल के आ गया या कोई बॉम्ब वगैरह आ गया, तो उसको जब सायरन बजाते हैं तो सबके सब आदमी अपने अपने नजदीक वाले बंकर जो अभी तक बना लिए लोगों ने, उस बंकर में चले जाते हैं। बंकर में जाने से क्या है, कोई शेलिंग होगी तो वो बंकर के अंदर नहीं जा सकते हैं बॉम्ब, और वो आदमी वो बच जाते हैं। अगर कोई आदमी ट्रांजिट में है, मतलब चलते फिरते जा रहे हैं, तो फटाफट वहीं पे रुक के वो जमीन पे चले जाते हैं। ये तो जमीन पे लेटना है, बेसिकली ये हमारे को जो है न्यूक्लियर अटैक से ज्यादा बचाता है। क्योंकि जब जमीन पे लेट जाते हैं तो जो बॉम्ब से फटने के बाद उसकी चिंगारी निकलती है या जो बाकी उसे चीजें निकलती है, वो जमीन के लेवल से थोड़ा ऊंची होती है। तो जब अगर लेट जाते हैं, कान में बंद कर लेते हैं, कान को बंद करने का सिस्टम इसलिए शुरू किया है कि शुड देयर बी सम न्यूक्लियर स्ट्राइक, उसके अंदर क्या होता है, बहुत जोर से आवाज आती है। जब वो आवाज जोर से आती है, उससे आदमी के कान के पर्दे और कान का सिस्टम फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसकी दोनों तरफ से तैयारी कर ली गई है। अगर कोई ऐसा बॉम्ब किसी बहुत ज्यादा आवाजें आती है या बहुत जोर से फटता है, तो उससे उसके सेफ्टी हो जाती है। दूसरा, लेटने से क्या होता है, उसकी जो शेल, जब वो बॉम्ब फटेगा उसके शेल एक एंगल पे जाते हैं। मान लीजिए इधर फटा तो एक एंगल पे जाएंगे, दे विल डेफिनेटली नॉट गो पैरेलल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के पैरेलल में वो शेल नहीं जाएंगे। जब वो लेट गए हैं हमारे वो सायरन सुनने के बाद, तो जब वो बॉम्ब उधर फटा तो उसकी शेल जो है बाएं दाएं से निकल जाएंगे। तो उस स्थिति में जो आदमी औरत बच्चे लेट गए हैं वो बच जाएंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर ये चीज आपको मालूम नहीं है तो वहां से बम फट गया तो आधे आदमी बाएं बाएं ऊपर नीचे भागते रहेंगे। जैसे हमारा फायर ड्रिल होता है, आग लगने पर हम क्या करेंगे, कौन सा इस्तेमाल होगा, कौन सी चीज कैसे होगा, उसी प्रकार से जो मॉक ड्रिल करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप आदमी को पता लग जाता है कि अगर सायरन बजता है तो हमने क्या करना है, अगर हमारे बाएं में कोई बम फटता है तो उसको हमने अपने आप को किस तरह से सेव करना है। ये बेसिकली जो रिटेलिएशन होगा पाकिस्तान की तरफ से, जो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, परंतु अगर कोई रिटेलिएशन ऐसा होता है तो उसके अंदर हमारे नागरिक की सुरक्षा टॉप क्लास रहे, ताकि हमारे नागरिकों को कोई नुकसान ना हो उनकी शेलिंग के साथ, जिसमें जैसे ये हम लोग मॉक ड्रिल कराते हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं लौटूंगी। संजय राठौड़ भी गुरुग्राम से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, संजय जी से भी समझ लेते हैं। संजय, गुरुग्राम में भी मॉक ड्रिल को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं गुरुग्राम में, और अगर इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे थे कि मॉक ड्रिल जो है वो शाम को की जाएगी, तो क्या क्या गतिविधि उस दौरान देखी जाएगी संजय? संजय, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि काले रमन लगातार बने हुए हैं। संजय, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है दोनों ही संवाददाताओं से कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण। कर्नल साहब लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब, देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे थे मॉक ड्रिल को लेकर। अगर मॉक ड्रिल की जाती है तो क्या क्या गतिविधियां पूरे देश भर में देखने को मिलेगी, और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे इंडिया पर क्या देखने को मिलेगा? कर्नल साहब, आवाज पहुंच पा रही है? आई कैन हियर यू, यस। बिल्कुल कर्नल साहब, अगर मॉक ड्रिल किया जाता है, क्योंकि तैयारियां तो लगातार की ही जा रही थी, और भारतीयों को किस प्रकार से समझाया जाए और अभ्यास करवाया जाए कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हमें उस युद्ध की स्थिति से, उस परिस्थिति से किस प्रकार से निपटना है, इसका जो इम्पैक्ट है क्या पड़ेगा इंडिया पर, और जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो क्या गतिविधियां इस दौरान देखने को मिलेंगी? जी, अभी हम शुरू करते हैं मॉक ड्रिल को, जो है हमारे बॉर्डर एरिया से। जो हमारे जो है मतलब बॉर्डर एरियाज जो है उसके अंदर मॉक ड्रिल कैसे होगी।
बॉर्डर के अंदर जो है शेलिंग होती है, तो बॉर्डर के अंदर काफी पड़ते हैं, शेल पड़ते हैं। तो हमारी सरकार ने इस बार बहुत अच्छा काम ये किया है कि उनके बंकर बना दिए। मैंने इसे बंकर मतलब एक जमीन को खोद के एक ऐसी जगह बना दी है, उसके ऊपर से शेल्टर लगा देते हैं, तो जो इतना मजबूत होता है कि बड़ा बड़ा कोई बॉम्ब जो है उसके ऊपर गिरने से उसके अंदर नहीं जाता। अब आज वो तो ये बन गया। बाकी जगह में 65 और 71 ऑपरेशन के अंदर आम आदमी सिटीजन मॉक ड्रिल की पहले जिसके घर के आसपास जगह थी, जैसे हमारे पंजाब हरियाणा है, तो उन्होंने अपने खेतों के अंदर वो बना लिए थे बंकर, खेतों में बंकर बना लिए, उसके अंदर वो घुस जाते थे। अभी मॉक ड्रिल ये 2 जगह हो गए। तीसरी जगह पे स्कूल में है, बच्चे हैं या फिर और जगह पे है, जैसे सायरन बजेगा, अभी मॉक ड्रिल से उनको सायरन की पहचान हो जाएगी कि भाई ये सायरन बजा, अभी हमारा एयर स्ट्राइक होने वाला है। तो सायरन को बजने के जब मॉक ड्रिल कराएंगे तो हर आदमी के काम पहचान जाएंगे कि अभी सायरन बजा तो हमें क्या करना। सायरन बजते साथ वो सबसे पहले नजदीकी बंकर अगर है उसमें घुस जाएंगे। अगर कोई बंकर नहीं है तो कोई ऐसी शेड जो है, जैसे स्कूल है उनके, तो स्कूल के जो बेंच है उसके नीचे विद्यार्थी चले जाएंगे और धीरे धीरे कानों में उंगली डाल के वो बाहर निकल के अपनी सेफ जगह, मैंने इसे सेफ जगह जिसके अंदर एक तो कॉर्नर होता है, जैसे भूकंप आता है तो कॉर्नर चले जाते हैं, उसी प्रकार के कॉर्नर में चले जाएंगे। और अभी तक केवल बॉम्ब की 2-3 होने के बाद कोई ना कोई बंकर जमीन के अंदर बन जाते हैं, उसके अंदर वो चले जाएंगे। जैसे वो सायरन खत्म हो जाएंगे तो उसके अंदर वार्निंग दे दी गई है, अभी हमारा एयर स्ट्राइक खत्म हो गया, जो हमारे पास खतरा था, तो उसके बाद वो उससे बाहर निकल के अपने अपने काम में जो करते हैं वो लग जाएंगे। तो अभी मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कराने का फायदा क्या होगा कि हर एक इंसान को पता लग जाएगा कि सायरन बजने के बाद मैंने क्या करना है। अभी उसी के अंदर जो है फर्स्ट एड भी आ जाता है। अब हमारी संस्थाएं जो है, जैसे किसी को चोट लग गई तो इमीडिएटली फर्स्ट एड वाले जो हमारे उसी के साथ में है, सिविल जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो फर्स्ट एड का उनको वो कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे। इवैक्यूएशन उससे बचेगा। अगर कोई आदमी पत्थर हो गया, हर्ट हो गया, उसका इवैक्यूएशन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल वो कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग टीमें अपने अपने काम करेंगे। और दैट अभी की हालत में वो मॉक ड्रिल हो रही है, आदमी लेट गया, उसको ये बीमारी बोला भी इसके सर में चोट है, तो उसका इलाज शुरू कर दिया। तो ये मॉक ड्रिल से ये अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि किसी अनवांटेड नुकसान ना हो। आदमी को नहीं पता लगेगा तो नुकसान हो जाएगा, सब चीज के बारे में पता हो जाएगा। हॉस्पिटल आर अवेलेबल, उसके बाद उनकी टीमें हैं, सारे के सारे हैं, उससे हमारे जो आम नागरिक को जो है किसी किस्म का नुकसान उससे नहीं होगा, ये उसका फायदा होगा। बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए क्योंकि आप जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि मॉक ड्रिल अगर किया जाता है तो चाहे आम नागरिक हो चाहे छात्र हो, तमाम लोगों तक एक संदेश भी पहुंचाया जाएगा कि अगर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, अगर युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्राइक की गई है तो पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाएगा, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हमें किस तरह से निपटना है। और जो सायरन बजाया जाता है, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि सायरन जो बजाया जाता है वो क्यों बजाया जाता है और किस किस एरिया में ये सायरन बजाया जाएगा। देखिए, जैसे तो एक तो है हमारे कंट्रोलमेंट, हमारे जितने कंट्रोलमेंट है उसके अंदर सायरन, क्योंकि इनका क्या होता है ना कि जब एयर स्ट्राइक करते हैं तो इनका बेसिक एम क्या होता है किसी भी वॉरफेयर के अंदर कि उनके एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया जाए। जब उनके एयरफील्ड को बर्बाद करेंगे, एयरक्राफ्ट को बर्बाद करेंगे, तो उससे जो है वो उड़ान नहीं भर पाएंगे। जब वो उड़ान नहीं भर पाएंगे तो दूसरे देश के अंदर वो बम्बार्डमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए एयरफील्ड के अंदर, कंट्रोलमेंट के अंदर जो एकदम तैयार रहता है। जब उधर से कोई ऐसा खतरा आता है, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर से वो क्रॉस कर गए, उससे पहले हमारे जिसमें सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है एयरफोर्स में और आर्मी कंट्रोलमेंट में, उस सर्वेलेंस सिस्टम से उनको पता लग जाता है कि अभी ये यहाँ से जहाज निकल गया या बम आ गया या गोले आ गए, तब वो जो सायरन बजाना शुरू कर देते हैं। उसकी काफी पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब वो सायरन बजता है तो जो बाकी आदमी जो निरस्ते आदमी है तो वो अपने इस तरह से मॉक ड्रिल जो उन्होंने कराई है उस मुताबिक वो ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या है, वो जमीन पकड़ लेते हैं और बंकर में घुस जाते हैं। जब वो बंकर में घुसते हैं तो उससे शेलिंग का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है।
एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब कभी भी कोई आम नागरिक सायरन सुने तो इधर उधर की मतलब गपशप लगाना बंद करे और जमीन पे लेट के नियरेस्ट जगह से बंकर पकड़ ले। जैसे बंकर पकड़ेगा तो समझ लो उसकी लाइफ बच गई। अगर वो खड़ा रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, तो उसको उस शेलिंग में खतरा हो सकता है। तो मॉक ड्रिल करने से ये एडवांटेज हो जाएगी, इनको पता लग जाएगा किस किस में क्या क्या काम करना है। तो अभी तो ये एक तो हो गया ये कंटोनमेंट के अंदर, बाकी हो गए जितनी सरकारी बिल्डिंग है, अभी प्राइवेट में ऐसा नहीं हो पा रहा है, जितनी सरकारी बिल्डिंग है उनके पास भी सायरन होते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो अपने अपने इलाके में सायरन बजाना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ सायरन की आवाज बहुत दूर तक नहीं जा पाती है, तो अपने अपने इलाके में सुनने के बाद जैसे फायर फाइटिंग होती है, एक जगह बंदा घंटी बजाता है, एक जगह सायरन बजाता है, उसको सुनने के बाद बाकी लोग या इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद बाकी लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपना अपना सायरन सारी पब्लिक सुन लेती है। तो इस तरह से ये जब मॉक ड्रिल हम करेंगे तो सब आदमी जो है दे विल नॉट बी इनटू एनी सरप्राइज कि पता ही नहीं लगा यार हम क्या करें भाई, वैसा सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार इतना ध्यान रख रही है कि हमारे नागरिक भी 100% सुरक्षित रहे शुड देयर बी सम इमरजेंसी लाइक दिस। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी। जी देखिए, नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए खुद अवेयर हो, ये बेहद जरूरी है और शायद यही वजह है कि सरकार मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दे रही है और उसी के तहत मॉक ड्रिल कराया भी जा रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, एस्केलेट तो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वहां से युद्ध जैसी स्थिति खड़ी होती है तो ऐसे में आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए आगे तो मैं चलो एनीवे हम उसको दे देते हैं कि चलो तुम कर लो। पहली बात जो है, अगर 6 दिन तक युद्ध की स्थिति बनी रही, 6 दिन के अंदर पाकिस्तान के पास असला जो है एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद इकोनॉमिकली एकदम जमीन पे आ जाएगा। अभी पानी बंद हुआ है, उसको राशन नहीं मिल रहा है। वो इस स्थिति आज की तारीख में जब तक कोई ऐसा कोई जादू ना हो जाए या कोई ऐसा ऊपर से कुछ ना मिल जाए, आज की स्थिति जो प्रेजेंट स्थिति है वो स्थिति में नहीं है इसको एस्केलेट करने के लिए। अगर मान लीजिए अपने पब्लिक को खुश करने के लिए करता है तो वो 4-5 मैक्सिमम खींच के 6 दिन तक ये इसको बनाए रख सकता है, गोला बारूद ये वो कर सकता है। उसके बाद इस पर सब चीज खत्म हो जाएगी। इसमें कुछ है नहीं, अपने देश में बना नहीं पाता है, बाहर से आएगा, बाहर से कितना आएगा। अभी जैसे F-16 है, मैं आपको बताता हूँ, F-16 को ऑपरेट करने के लिए उसका सिस्टम की चाबी अमेरिका के पास है। अगर ये ऑपरेट करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो सिस्टम को अमेरिका नहीं खोलेगा, और इस आज की तारीख में अमेरिका उस सिस्टम को बिल्कुल नहीं खोलेगा। तो ये तो समझ लीजिए F-16 तो इनके खिलौने हो गए और बाकी इन्होंने इनको दूर बचा रखा है, हमारी जो फायर रेंज से पार कर रखा है। तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आज प्रेजेंट स्टेज के अंदर ये कोई ऐसा बड़ा कदम उठा पाएंगे। अगर छोटा मोटा जैसे इनकी आदत है, इधर गोली मारी उधर गोली मारी तो एक जहाज उड़ा लेंगे, वो कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे को इतना बड़ा मतलब डर की कोई बात नहीं है। ये कुछ इनके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे ये लोग? अगर करेंगे 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। हमारे पास ताकत ऐसी है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की सबकी वर्कर्स की छुट्टी बंद कर दी गई है, जैसे आपके माध्यम से सुना, वो छुट्टी बंद कर दी ताकि एम्युनिशन जो है उसके अंदर किसी की तरह की कमी ना आए। और फाइनेंशियली हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, ये 10 दिन 20 दिन 25 दिन तक लड़ाई और आगे तक लड़ सकता है और ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल राजेश सिंह जी। और देखिए, जैसा कि आपने भी कहा, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान कितना मजबूर है और कितना डरा हुआ है। शायद यही वजह है कि दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। बहुत सही बात कह रहा है। अब विक्टिम कार्ड से शुरू कर दिया ना कि मेरी मस्जिद के ऊपर बम गिरा दिया पानी से, एक तो शुरुआत वहां से कर दी इसने, रिलीजियस को लेकर, रिलीजन को लेकर। बाकी विक्टिम कार्ड करेगा, हमने तो कुछ नहीं करा। अब तो इंटायर वर्ल्ड नोज, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि ये कितने बड़े आतंकवादी है ये लोग, इनका धंधा यही है। तो इनका विक्टिम कार्ड भी ज्यादा नहीं चलने वाला मेरे हिसाब से, मैं नहीं समझता हूँ। अभी सारी हमारी देखिए अपोजिशन पार्टियां जो इतना हल्ला मचाती है, सॉरी मैं पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता हूँ, जो इतना हल्ला मचाती है, अभी पीछे नाटक दिखा रहे थे, रेफरेंस के अंदर नींबू लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया।
अरे भाई आप कुछ देश के साथ नहीं हो तो बाकी कैसे होगा। इनका आधे से ज्यादा लोगों का दिल पाकिस्तान के लिए बहुत धड़कता है, परंतु वो धड़कना जो है सब बंद हो जाएगा। हमारे पास इतनी पावर है और हमारे इस तरह से जिस तरह से सारे के सारे नागरिक इकट्ठे हो गए, पूरा देश इकट्ठा हो गया, तो अभी इस ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के पास कुछ होना भी चाहिए ना उसको आगे रिटेलिएट करने के लिए। देखते हूँ बात तो खेलेगा, पहले भी खेलता है, अभी भी खेलेगा और रिलीजियस कार्ड भी खेलेगा, परंतु बाकी रिटेलिएट हम हमारी वो कहाँ अपना सोचेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। और चाइना, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि चाइना इनके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। कि जैसे जैसे हमारे पास इजराइल वाले जहाज आ गए, अमेरिका से जहाज आ गया, इस तरह से चाइना एक्टिव पार्टिसिपेशन इनके साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हमारे देश के साथ ज्यादा है, पाकिस्तान के साथ इतना नहीं है। ठीक है, उनका गुवादर वगैरह ले रखा है, उनको लोन दे रखे हैं, तो वो भी चाहेगा कुछ हिस्सा मैं कब्जे में कर लूं, उसके अलावा और उससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा। जी बिल्कुल एसजे सिंह जी। और देखिए पूरी दुनिया इस वक्त यही बात कह रही है कि पूरी तरह से न्याय संगत है। जिस तरह से भारत में मासूमों की हत्या की गई, उसके बाद ये जो कार्रवाई सेना की ओर से की गई है, काबिले तारीफ इस कार्रवाई को पूरी दुनिया कह रही है और भारत के पराक्रम को सलाम कर रही है। जी जी, देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऑपरेशन सिंदूर एग्जाम बहुत अच्छा दिया इन्होंने, और क्योंकि पब्लिक का इतना ज्यादा रोष हो गया था, जो बेचारे घूमने जा रहे हैं सैलानी, उनको हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है। आप निहत्थे को, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, निहत्थे पे हम लोग वॉर नहीं करते हैं। आपको लड़ना है तो दोनों को साथ में तलवार लो, बंदूकें दो, लड़ाई करो, जो जीत जाए जीत जाए। परंतु इनका तो ये रहा, हमेशा निहत्थे पे वॉर करते हैं लोग, क्योंकि 1 to 1 लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत नहीं है मिलिटरीली। और दूसरा जो है, इनके आदमियों के पास में इतना वो भी नहीं है जो हमारे लोग जो है भारत देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी मानसिकता में ऐसा नहीं है। ये अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, काफी लोगों ने रिजाइन करके चले गए। ये आप देखिए, हमारे देश में आप कभी नहीं सुनेंगे कि बंदा ये बॉर्डर से भाग गया। हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर पंजाब, हरियाणा, बाकी जहां से भी लोग आ रहे हैं हमारे, उनके अंदर इतना जज्बा होता है, मर मिटने को तैयार है, परंतु वो बैटल फील्ड को छोड़ के नहीं जाएंगे। आप उनकी तरफ देखिए, वो मर मिटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अपने जो डेड बॉडीज को कारगिल के अंदर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हमारे लोगों ने उनको दफनाया गया। तो जो आदमी को अपने आदमी के प्रति ऐसा है, तो उनकी फौज का मनोबल कितना होगा आप सोचिएगा। उनको भी पता है, अगर मर गए तो हमें कोई पूछेगा नहीं। उनका मनोबल जो है इतना ज्यादा नहीं है जितना वो हल्ला बजा रहे हैं, एकदम गीदड़ भपकी दे रहे हैं, दैट इज वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। जी बिल्कुल एसजे सिंह जी। और जैसा कि आपने कहा, यही भारत की खासियत है कि यहाँ पर हर नागरिक, हर सेना का जवान देश के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार है। आप बने रहिएगा। हमारे संवाददाता संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से वक्तव्य जारी किया गया था कि आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और अब आज ठीक वैसा ही हुआ। 7 मई 2025 वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब पहलगांव में हमला किया गया तो आतंकियों के द्वारा कहा गया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तस्वीरें दिखाएं, लेकिन आज जिस तरीके से 7 मई 2025 को देश के प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना जिस तरीके से साधना आपने भी की, पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। 9 ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकवादी जो रहते थे वहां पर उन्होंने एयर स्ट्राइक की, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिन निर्दोषों की हत्या की गई उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूरे देश में, वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस चीज़ को सराह रहे हैं और कहीं ना कहीं देश की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देश के जवान, देश के वीर, इस तरीके के जो सोशल मीडिया पे है पोस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी काबिल तारीफ ये फैसला रहा जिसमें कि एयर स्ट्राइक की गई, ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं वो रंग लाता नजर आया, और निर्दोष के जो परिवार है उनको कहीं ना कहीं अब जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब एक बार फिर घबराया हुआ है। जिस तरीके से
गीदड़ भभकी वो देता हुआ नजर आता था। लेकिन जिस तरीके से अब हिंदुस्तान ने यह हमला कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं अब रंग लाया है, और ऐसे में जिस तरीके से पहले ही देश के लोगों को अवेयर किया गया था मॉक ड्रिल के नाम पर कि पूरे देश भर में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, जिससे कि यदि इमरजेंसी लगती है ये जो होता है तो उससे किस तरीके से देशवासी बच सकते हैं और किस तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित वो रख सकते हैं। और इसी के चलते देश भर में जो मॉक ड्रिल है उसका भी कहीं ना कहीं जो वो करनी है, और ऐसे में आज शाम 4 से 6 बजे तक की मॉक ड्रिल होगी और रात 9 बजे ब्लैक आउट किया जाएगा। और उसी के दौरान जिस तरीके से साफ तौर पर यही कहा गया है कि अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित स्थान पर रहें, साथ ही साथ सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल ज़रूर करें, समाचार पत्र वो देखें, रेडियो पे उनको पर्याप्त जानकारी मिलेगी किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, किस तरीके से एहतियात बरतने चाहिए। यदि इमरजेंसी लगती है तो 3 चीज़ों की उनको आवश्यकता होगी वो अपने पास रखें। इन तमाम चीज़ों को पहले ही कहीं ना कहीं देश के लोगों को पहले से ही अलर्ट मोड पे किया गया था और कहीं ना कहीं उनको जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही देर रात जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, देश के लोगों में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल भी मैं कह सकता हूँ। तमाम लोग देश के उन वीर सपूतों को कहीं ना कहीं सराहते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जय जयकार करते नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। जी बिल्कुल संजय, और पाकिस्तान का ये डर लाजमी भी है। जिस तरह से भारत के जवानों ने जवाब दिया है, जो कार्रवाई भारत के सेना की ओर से की गई है, बिल्कुल तारीफ के काबिल है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, ये वही खबर है जिसका देश का हर नागरिक इंतजार कर रहा था। हम और आप, देश का हर बच्चा इस खबर का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब आतंक के सरपरस्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और आज वो दिन आ गया। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि कुछ दिन पहले ही अभी पाक समर्थित आतंकवादियों ने जो है 26 भारतीयों को धर्म पूछकर जो है मौत के घाट उतार दिया था, उसी को लेकर जो है पूरे देश में जो है गुस्सा था। और हर नागरिक, भारतीय हो या कोई भी हो, वो इसी चीज के इंतजार में था कि कब ये जो है भारत जो है इस पर एक्शन लेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही थी। और वो जो है भारत पर, चाहे वो उग्रवादी स्ट्राइक हो या कुछ भी हो, अपने लॉन्च पैड उसने पीओके में लगा लिए थे, और इसी के साथ साथ वो अपने जो आतंकवादी भेजकर भारत पर जो है हमला करवाता था, गुरिल्ला हमला करवाता था। लेकिन अब वो समय पास आ गया है और भारत ठीक है राजकुमार, आपके पास वापस आएंगे, आपकी बात को थोड़ी देर बाद आप रखिएगा। बहरहाल एयर स्ट्राइक को लेकर यहाँ पर तमाम महत्वपूर्ण रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जी, वो तो नॉलेज नहीं है, परंतु पहले जो अपने निर्दोष लोग भारत के मारे गए थे वो सुना था, परंतु आज क्या हुआ उसका मालूम नहीं है मेरे को। ये जो जैसे ही अपन ने बदला लिया, इसमें तो हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बदला लेना चाहिए और हम भारत की सेना के साथ हैं और भारत के निवासी हैं और भारत के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। हिंद के लोग हैं और हिंद के साथ रहेंगे। सर, ये बहुत अच्छा था। ये जो काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ न कुछ जवाब जो पाकिस्तान को देना है, तो ये आज मकबूल जवाब दिया है भारत ने, और हमें बहुत खुशी है कि विद प्रूफ इस बार हुआ है, कोई सबूत भी नहीं मांगेगा इसका, तो बड़ी अच्छी है, लोगों में खुशी की लहर है। बहुत अच्छा लगा कि अब बदला लिया इंडिया ने, और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि टूरिस्ट सेफ नहीं महसूस कर रहे इस इंसिडेंट के बाद कि भाई कैसे जाएं हम बाहर। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ जो बर्बरता के साथ ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे, और हमारे जो माताएं बहनें जो उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक हुई है 9 जगह के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो बावलपुर में है, जहां मसूद अजहर का बेस कैंप था, और वहां पे उसके तकरीबन, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, तकरीबन 80 के करीब जो है लोग जो है वो वहां पे टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। इसके अलावा 9 जगह जो है सारी, वो सारी की सारी ऐसी हैं जहां पे ये टेररिस्ट कैंप्स थे।
कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन अदारे के ऊपर कहीं पे भी उन्होंने नहीं अटैक किया हमारे जो है फोर्सेस ने। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है, ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूं मैं। पर इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहां पे कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है। मेरे को पता है, आज सुबह मैं जैसे ही 4 बजे उठा और देखा तो दिल बहुत खुश हुआ। फिर टीवी पर मैंने न्यूज देखी तो ऑपरेशन सिंदूर जो किया, जिस प्रकार उन आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर 27 हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके उनकी प्राइवेट अंग देख करके गोली मारी गई, ऐसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा किया। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। हम भारत के हर नागरिक सेना के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया की एयर स्ट्राइक्स, मेरा उत्तर देखिए, इंडिया की जो एयर स्ट्राइक्स हैं बहुत ही कैलकुलेटेड हैं, बहुत ही प्रिसाइज हैं और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और टारगेट्स के ऊपर एम्ड है, पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर नहीं। इंडिया को जवाब देना था पहलगाम का और हमारी डॉक्ट्रिन अब हो गई है और है टिट फॉर टैट, यानी कि अगर आप हमें हिट करोगे, हम पे अटैक करोगे, हम वापस जवाब जरूर देंगे। और ये बात हमने अमेरिका को भी मल्टीपल तरीकों से और मल्टीपल डिस्कशंस में समझाई है कि हमें अब जवाब देना बनता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा होगा। पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा रिस्पांस नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी वैसे उन्होंने LOC पे कुछ फायरिंग बढ़ा दी है, तो इस तरह का कुछ छुटपुट पाकिस्तान आर्मी करेगी अपनी इज्जत और अपने फेस को बचाने के लिए। परंतु पाकिस्तान के ऊपर अब पूरा प्रेशर है अमेरिका का, सऊदी अरब का और अरब एमिरेट्स का भी, कि वो एस्केलेट ना करे मामले को, क्योंकि इंडिया ने जो अटैक किए हैं ये हमने करे हैं आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे, लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर, और शायद करीब 9 टारगेट्स अभी बताए जा रहे हैं और ये सब आतंकी लोकेशंस हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई जायज कारण नहीं बनता। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। जान चलेगी जी उसकी तो असां खुश मैं खुश हाँ, खुश वो खुश हाँ, उसकी जान चलेगी, जेड़ा हमला होया उसकी जान चलेगी तो मैं खुश हाँ।